Hi everyone, I'm back with another podcast today and हमारे साथ हैं बहुत special guest जसवीत सिंह from Sober Immigration and he is the most trusted and the best immigration consultant I have heard and maybe you guys have heard that too. So हम इनसे आज बात करेंगे and हमारा जो भी concept है आज that revolves around visitor visa. So hi sir, how are you? I'm good. How are you, Simar? आई एम डूइंग ग्रेट टिल नाउ ओके सो आई होप आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो बहुत अच्छा रहेगा Hmm. एंड शैल वी बिगिन Yes. परफेक्ट ओके सो मेरा बेसिक आज जो क्वेश्चन है सबसे पहला है आपसे कि जो विजिटर वीज़ा पे लोग आए हैं वो कितने मंथ्स का स्टे कर सकते हैं इधर सिमर वेस्टर वीजा पे कोई भी किसी भी कंट्री से कनाडा में कोई आता है वो 6 महीने रह सकता है और 6 महीने बाय डिफॉल्ट वो रह सकता है। लेकिन सीबीएसई ऑफिसर जो बॉर्डर पे होते हैं उनकी मर्जी होती है, वो उसको 6 महीने की परमिशन देते हैं। मतलब वो अगर स्टैंप लगा देते हैं कि ये आप 15 दिन में वापस जाओ, 1 महीने में जाओ, 2 महीने में जाओ, 6 महीने में, 5 महीने में जाओ, तो उस स्टैंप उस डेट से पहले आपको जाना है। आपको पीरियड जो ऑथोराइज किया गया है वो उतना ही किया है। अगर कोई नॉर्मल है, वैसे देखो, कोई आ गया सीबीएसई ऑफिसर की मर्जी, आपको एंट्री दे ना दे, दे दी, कुछ नहीं बोला, नॉर्मल है, आप 6 महीने रह सकते हो। एंट्री दी विद रिस्ट्रिक्शन कि आप 15 दिन में जाओगे, 20 दिन में जाओगे, तो आपके पास 15-20 दिन ही है। उसके बाद आपको रहना है, आपको एक्सटेंशन डालनी पड़ेगी। अदरवाइज यू कैन स्टे फॉर 6 मंथ्स एट अ स्ट्रेच। पेरेंट्स आए हैं, किसी के सिबलिंग्स आए हैं, किसी के फ्रेंड्स आए हैं, वो 6 महीने रह सकते हैं कनाडा में। अच्छा तो मेरा क्वेश्चन अगला यही था कि जो एक्सटेंशन है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो लोग ओके, जो भी ज़्यादा रहना चाहता है, जी 6 महीने अलाउड है, तो 6 महीने से ज़्यादा रहना चाहते हो, आप एक्सटेंशन डाल दो। एक्सटेंशन का जब तक रिजल्ट नहीं आता आप रह सकते हो। एक्सटेंशन का रिजल्ट 3 महीने बाद आता है, यस, तो आपको 6 महीने का टाइम दिया, 3 महीने का दिया, जब तक उन्होंने आपको दे दिया, विजिटर रिकॉर्ड कहते हैं उसको, तब तक आप रुक सकते हो। अगर आपको रिजेक्ट कर दिया तो आप उस दिन आपको जाना है, जिस दिन आपको रिजेक्शन आ गई, आपको कभी भी एज अर्ली एज पॉसिबल कनाडा छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर आप कनाडा में आए, आपको 15 दिन का स्टैंप लगा दी कि 15 दिन में जाओ वापस, तो आपके पास वो 15 दिन है रहने के लिए। अगर आपको और ज़्यादा रहना है तो एक्सटेंशन डालनी पड़ेगी। ओके ठीक है जी ठीक है। ओके सो मेरा अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई विजिटर वीज़ा पे आया और बहुत सारे हमने लोग ऐसे देखे भी हैं जो विजिटर वीज़ा पे आए हैं और वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमें अपना स्टेटस ही चेंज करवाना है तो व्हाट्स पॉसिबल वी कैन डू फॉर देम मेजॉरिटी लोग जो विजिटर वीज़ा पे आते हैं वो कनाडा में आके उनको बढ़िया लगता है, कनाडा देश ही ऐसा है, और वो कहते हैं जी हमें अपना स्टेटस चेंज कराना है, तो उनके पास ऑप्शन होते हैं। तो जो बेस्ट 2 कॉमन चीज़ें हैं जो लोग करते हैं, वो या एलएमआई लेके वर्क परमिट पे चले जाते हैं, वर्क परमिट पे आ जाते हैं, विजिटर टू वर्क परमिट, या विजिटर टू स्टडी, कि या तो कनाडा में काम करेंगे, पैसे कमाएँगे, यहाँ ज़िंदगी बनाएँगे, या फ्यूचर बनता होगा पीआर लेंगे, नहीं होगा तो पैसे कमा के वापस जाएँगे। या हम स्टडी कर लेंगे, स्टडी करके वर्क परमिट मिल जाएगा, आगे ज़िंदगी बन जाएगी, पीआर ले लेंगे, नहीं होगा तो वापस जाएँगे पढ़ाई करके, अच्छी जॉब मिल जाएगी अपनी-अपनी कंट्रीज़ में। तो ये 2 रास्ते हैं। वो पीआर भी अप्लाई कर सकते हैं विजिटर से, लेकिन 2 जो कॉमन चीज़ें लोग करते हैं वो स्टडी या वर्क परमिट, लेकिन पीआर भी कर सकते हैं। ठीक है अभी आपने जैसे बताया हम विजिटर को चेंज कर सकते हैं वर्क पे स्टडी पे एंड पीआर पे कैन यू प्लीज अ लिटिल बिट मुझे डिटेल में चाहिए जैसे प्रोसेस बता दीजिए कि हम कैसे कर सकते हैं ओके। सबसे पहले जो ये वर्क वर्क वाला है, अगर किसी को कन्वर्ट करना है उसके लिए उसको कॉमनली, मतलब जैसे हमारे मुल्कों से, इंडिया से, पाकिस्तान से और साउथ एशियन कंट्रीज से कोई आता है, उनको एलएमआई चाहिए होती है। देयर आर मैनी अदर वेज टू कन्वर्ट फ्रॉम विजिटर टू वर्क। उसमें एलएमआई एग्जेम्प्ट भी होती हैं, जिसमें एलएमआई चाहिए ही नहीं, आप सीधा वो कंडीशन पूरी करो, वो प्रोग्राम की, वो आप क्वालिफाई करते हो, अपना वर्क परमिट ले लो, बॉर्डर पे अप्लाई कर दो या ऑनलाइन। लेकिन अगर नॉर्मल है, एलएमआई बेस्ड है, तो आपको एक एलएमआई करानी होती है। एलएमआई इज अ डॉक्यूमेंट जो एम्प्लॉयर ईएसडीसी को अप्लाई करता है कि मेरे पास ये जॉब है, एग्जाम्पल मेरे पास ये क्राफ्टमैन की जॉब है, मुझे ये बंदा कनाडा में पीआर या सिटीजन नहीं मिल रहा, तो मुझे परमिशन दो टू फायर समबडी जो फॉरेन नेशनल है। फॉरेन नेशनल चाहे वो कनाडा में है, चाहे वो ओवरसीज है, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है या एम्प्लॉयर ने भी आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो वो परमिशन लेके रख लेता है। व्हेनेवर ही फाइंड समबडी जो फॉरेन नेशनल है, कनाडा में विजिटर पे है या आउटसाइड है, उसको वो एलएमआई का डॉक्यूमेंट देता है। वो एलएमआई का डॉक्यूमेंट यूज होता है वर्क परमिट एप्लीकेशन के लिए। विदाउट एलएमआई वर्क परमिट नहीं लगता। तो एलएमआई आएगी तो वर्क परमिट की एप्लीकेशन लगेगी साथ में, तो वो उसको वर्क परमिट मिलेगा। अगर वो विजिटर कनाडा में बैठा है तो उसको एलएमआई मिल गई, तो वो बॉर्डर पे जाएगा, पोर्ट ऑफ एंट्री पे, तब वहां पे जाके वो वर्क परमिट अप्लाई करेगा। अदरवाइज उसको, वो पहले पॉलिसी थी कि इनसाइड ऑनलाइन भी अप्लाई हो जाता था, वो बंद कर दिया है। अदरवाइज उसको आउटसाइड कनाडा जाना पड़ेगा। अगर यूएस का वीज़ा तो यूएस जाओ, अपने में नहीं तो अपने कंट्री में जाओ, वहाँ जाके ऑनलाइन अप्लाई कर लो वर्क परमिट। फिर जब वर्क परमिट अप्रूवल आ जाएगा, पासपोर्ट पर स्टैम्प लगाओ और आ जाओ अंदर। ठीक है? एक ये प्रोसेस है।
अगर एलएमआई बेस्ड वर्क परमिट करनी है। अगर एलएमआई एग्जेम्प्ट वर्क परमिट करनी है तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जैसे फ्रेंच है, फ्रेंच अगर आती है तो एलएमआई नहीं चाहिए, वो दैट इज़ एलएमआई एग्जेम्प्ट। आप बिना एलएमआई के वर्क परमिट ले सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? स्पाउसल ओपन वर्क परमिट है, उसके लिए एलएमआई नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे वर्क परमिट्स होते हैं कनाडा के अंदर कन्वर्ट करने के लिए विजिटर टू वर्क परमिट। डिपेंडिंग आपकी सिचुएशन क्या है, एम्प्लॉयर बेस्ड है, एम्प्लॉयर बेस्ड नहीं है। एम्प्लॉयर बेस्ड है तो एक जैसे इनका एग्रीमेंट है मेक्सिको और यूएस के साथ, वहाँ के लोग हैं, वो अगर वहाँ से आए हैं और उनकी कंपनीज यहाँ पे हैं, तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं थोड़ी सी, अगर वो फुलफिल करते हो तो एलएमआई नहीं चाहिए। इंट्रा कंपनी ट्रांसफर है तो एलएमआई नहीं चाहिए। बहुत सारे तरीके होते हैं। अच्छा, ठीक है जी, दैट वाज वेरी नॉलेजेबल फॉर मी। एंड अगर यही किसी को वर्क परमिट नहीं चाहिए, स्टडी परमिट करवाना है, तो व्हाट्स प्रोसेस फॉर दैट? ओके। जो दूसरा तरीका है विजिटर टू स्टडी, स्टडी परमिट नॉर्मली आउटसाइड कनाडा फाइल होता है। अगर इनसाइड करना है तो देयर इज अ वे, प्री रिक्विजिट एक होता है ये चीज़ जो आपको चाहिए होती है। प्राइवेट कॉलेज में आप अप्लाई करते हो या पब्लिक कॉलेज में करते हो, आपको वो पहले ईएसएल कहते हैं, इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज, वो आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हो, पढ़ते हो, उसकी 2-4 हज़ार की जो फीस होती है वो भरते हो, और उसके बाद आप कॉलेज से ऑफर लेटर लेके फीस भर के तब आपको एडमिशन मिलता है। ठीक है? तो जब आपको मिल जाएगा, उसके बाद आप कॉलेज चेंज करना है, कोई और कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वो सब कर सकते हो। ये एक तरीका है करने का विजिटर टू स्टडी। ये थोड़ा-सा टेक्निकल भी है, तो थोड़ा-सा देख के करना, बट येस देयर इज़ अ वे आउट। ओके, परफेक्ट। सो इसी के साथ चलते-चलते मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे मुझे एक्चुअली में ये क्वेश्चन पूछना भी था, अगर कोई विज़िटर पे आया, वो पीआर हो सकता है क्या? हाँ, कोई विजिटर पे आया, अगर वो क्वालिफाई कर रहा है किसी भी पीआर पाथवे के लिए, 100 से ऊपर पीआर के तरीके हैं, तो पीआर फाइल कर सकता है। ओके। अगर वो उस पाथवे के लिए क्वालिफाई कर रहा है। मान लो कोई विजिटर पे आया है और उसको यहाँ पे उसकी शादी हो जाती है, तो वो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के लिए क्वालिफाई कर रहा है। मान लो पेरेंट्स आए हैं और बच्चे फैमिली क्लास के अंदर पेरेंट्स को स्पॉन्सरशिप करना चाहते हैं और वो क्वालिफाई करते हैं, तो वो स्पॉन्सर कर सकते हैं, उनकी पीआर लग सकती है। तो ऐसे हर इंडिविजुअल के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं जिसमें वो क्वालिफाई करना चाहें, अगर हो रहे हैं तो पीआर वो डाल सकते हैं। ठीक है। और अभी मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली इज़ दैट कि अगर कोई पेरेंट्स आए हैं विज़िटर पे, उनका इधर बच्चा हो जाता है, वो बच्चा कर लेते हैं जानबूझ के, तो उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा इधर से? ओके। अगर कोई ऐसे, ये बहुत कॉमन है, जी, ठीक है? लोग जी। ये पूछते भी, हम मुझसे भी पूछते हैं जब कंसल्टेशंस होती हैं, बहुत कॉमन है। लोग ये कहते हैं कि अगर हम कनाडा में आके बच्चा प्लान कर लें हुँ, हुँ। या बच्चे की डिलीवरी कनाडा में करा दें तो हमारी पीआर हो जाएगी, हाँ, ठीक बिल्कुल। है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है नहीं, आपको कोई बेनिफिट नहीं है। अगर बच्चा यहाँ पैदा होता है, पहला, आप विज़िटर हो तो हेल्थ कवरेज नहीं है, ठीक है? हेल्थ इंश्योरेंस लोगे तो डिपेंडिंग ऑन कौन-सी इंश्योरेंस ली है तो कवरेज हो, नहीं तो नहीं हो। इसके एक्सपेंस 10 से $20,000 होता है कनाडा में, डिपेंडिंग ऑन कौन से प्रोविंस में आप डिलीवरी कर रहे हो। और उसका बेनिफिट कोई नहीं है, आपको पॉइंट्स नहीं मिल रहे, कुछ नहीं हो रहा है, वो बस बच्चा सिटीज़न बन जाएगा क्योंकि वो इस लैंड पे पैदा हुआ है। ओके। फ्यूचर में अगर आप लीगल इल्लीगल इस कंट्री में रहते हो तो एक एप्लीकेशन होती है एचएनसी, ह्यूमैनिटेरियन कंपैशन ग्राउंड की एप्लीकेशन, वो स्ट्रांग बनती है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ दैट चाइल्ड, दैट्स इट। वो उसकी चांसेस बढ़ जाते हैं फ्यूचर में 5, 6, 10 साल रहने के बाद इस कंट्री में। ऐसा नहीं है कि अब डिलीवरी करोगे तो अगले दिन आपको बेनिफिट मिल गया, आपने पीआर फाइल कर दी, कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है जी। कोई अगर विज़िटर वीज़ा पे है, तो वो बिज़नेस बाय कर सकते हैं इधर? यस। पीआर के लिए कुछ भी ओके। ऐसा? बिज़नेस 2 तरीके के लोग फाइल करते हैं। जी। एक अप्लाई करता है कि जो इन्वेस्टर है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है और वो सिर्फ़ उसका काम है बिज़नेस बाय किया और ऑपरेशनल है बिज़नेस, उसको पैसे कमा के वो बिज़नेस दे रहा है, रिटर्न मिल रही है, ठीक है? चाहे वो लॉस में है, फ़ायदे में है। दूसरा तरीके का जो कॉमनली लोग करते हैं, वो ये होते हैं, वो उनके पास बिज़नेस का एक्सपीरियंस है बैक होम, वो कनाडा में आए हैं और यहाँ आके बिज़नेस बाय कर रहे हैं फॉर इमिग्रेशन। अगर वो कनाडा में बिज़नेस बाय कर रहे हैं फॉर इमिग्रेशन, हुँ, हुँ। तब ये मतलब आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है कि कुछ प्रोग्राम्स हैं और कुछ प्रोविंसेस हैं जिसमें आप बाय कर सकते हो बिजनेस या स्टार्ट कर सकते हो और गवर्नमेंट को अपना बिजनेस प्लान दो और अपना इन्वेस्टमेंट करो, डिपेंडिंग। उसकी दो बेसिक रिक्वायरमेंट है, या तो आपके पास बिजनेस ओनरशिप का एक्सपीरियंस हो या मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस हो पिछले 5 साल में, 2 साल। टोटल 28 इमिग्रेशन प्रोग्राम्स है कनाडा में, उसमें से जिसमें आप क्वालिफाई कर रहे हो, क्योंकि नेट वर्थ भी चाहिए और लिक्विड मनी भी चाहिए, जिसमें आप क्वालिफाई कर रहे हो उसके लिए आप अप्लाई करोगे। ठीक है। अगर उस बिज़नेस से आपको पता है मेरे अगले 3-4 साल मेरे को इस बिज़नेस ये बाय करके पीआर हो रही है, तब आप बिज़नेस बाय करो। अदरवाइज़ आप एज़ अ इन्वेस्टर बाय कर रहे हो तो अलग अलग स्टोरी है। और अगर आप बिज़नेस इमिग्रेशन के थ्रू जाना चाहते हो तो कंसल्ट अ लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट, जिसको नॉलेज हो, जो आपको बिज़नेस इमिग्रेशन के बारे में बता पाए, जो आपको बिज़नेस कंसल्टिंग भी कर पाए, और आपको कोई अच्छे रियल्टर चाहिए जो बिज़नेस आपको ढूँढ के दे, एक अच्छा लॉयर चाहिए जो आपका पेपर वर्क सारा कर दे। ओके,
जसवीत जी, व्हाट अबाउट प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं इधर आके? ओके, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग जिनके पास पैसा अच्छा खासा है और वो कनाडा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि बच्चे बड़े होंगे, पीआर हो जाएँगे तो हमें घर लेना है, यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर देते हैं, हमारे पास पैसा है। वो रेज़िडेंशियल में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर वो करना चाहते हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्सेस लगाए हुए हैं, तो उनको वो एक्स्ट्रा टैक्सेस भरने पड़ेंगे गवर्नमेंट को अगर इफ दे वांट टू इन्वेस्ट या बाय अ रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी। बट अगर कोई फॉरेन नेशनल कनाडा में कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो कर सकता है। तो आप चाहे विज़िटर पे हो, चाहे विज़िटर नहीं भी हो, अपने-अपने कंट्री में बैठे हो और विज़िटर पे कनाडा में आए हो, ब बढ़िया लगा आपको कनाडा, पैसा लगाना चाहते हो, तो आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अ आप लैंड बाय कर सकते हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो, रेंटल प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो, दुकान स्टोर बाय कर सकते हो, दुकानें बाय कर सकते हो, प्री कंस्ट्रक्शन बाय कर सकते हो, उनमें पैसे लगा सकते हो सिर्फ रेजिडेंशियल को छोड़ के। मल्टी फैमिली यूनिट्स बाय कर सकते हो, 4 प्लस 6 प्लस वो बाय कर सकते हो। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं भी बैठे हो किसी भी कंट्री में, आप अगर ऑनलाइन पसंद करो, रियल्टर ने आपको कोई चीज़ बताई है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर उसमें मॉर्गेज चाहिए तो आप किसी मॉर्गेज कंसल्टेंट को पकड़ो, एडवाइज़र को जो आपकी मॉर्गेज करा के देगा, अदरवाइज़ कैश लेना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। सो देयर इज़ अ थिंग गोइंग अराउंड कि अगर हम विज़िटर वीज़ा पे हैं, तो शादी करवा लेते हैं। मतलब ऐसे ही शादी करवा लेते हैं, तो विल दे गेट पीआर? आपका क्या कहना है इस पे? ओके। 2 तरह के लोग हैं, एक अगर तो किसी को जेन्युइन पार्टनर या मिल जाता है, जो हमारी किस्मत है, हमारी डेस्टिनी है, हमें नहीं पता कौन हमारे लिए कहाँ बैठा है। अगर आपको डेस्टिनी है, कोई ब ब आपको स्पाउस आपका पार्टनर या मिल जाता है और जेन्युइन है, तो आप शादी करा के पीआर हो सकते हो, अगर वो पीआर या सिटिज़न है तो। अगर वो आपका पार्टनर यहाँ पीआर है और सिटिज़न है, तो आपको स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के पे पक्का करा सकता है, चाहे आपका स्टेटस है, नहीं है, विज़िटर हो, आउट ऑफ स्टेटस हो गया, कुछ भी है। अगर वो खुद वर्क परमिट पे है, तो आपका स्पाउसल ओपन वर्क परमिट करा सकता है। अगर वो पढ़ रहा है, मास्टर्स कर रहा है, तो आपको स्पाउसल ओपन वर्क परमिट करा सकता है। अगर नॉर्मल कोई पढ़ाई हो रही है और पीजीडब्ल्यूपी भी आएगा, फिर आप स्पाउसल ओपन वर्क परमिट डाल सकते हो। एज़ लॉन्ग एज़ उसके पास जॉब है टियर 0, 1 टू 3 की, स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के लिए और जॉब लेटर है, पे स्टब है, तो आपका स्पाउसल ओपन वर्क परमिट लग जाएगा। अगर उसके पास जॉब 4 या 5 की है, तो हाई वेज, मीडियम से ऊपर वाली सैलरी चाहिए, तब वो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट कर सकते हो। दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का है एक तो मैंने बताया जेन्युइन, जो जेन्युइन शादियाँ नहीं करते, जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं, उसको कहते हैं मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। पैसे दिए किसी को और उससे शादी कर ली, उसने आपको पीआर करा दिया। ये काम नहीं करने। बहुत सारे लोग आपको एडवाइस भी कर सकते हैं, बहुत सारे घोस्ट एजेंट्स हैं जो आपको ये बेचेंगे कि आपको ये ठीक है जी 50,000 दे दो, हम आपकी शादी करा के पक्का करा देते हैं। क्योंकि जिन लोगों के पास इंग्लिश नहीं है, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता पीआर लेने का कनाडा में, या तो वो स्पॉन्सरशिप से पीआर होते हैं या वो रेफ्यूजी पीआर होते हैं। तो वो इस ट्रैप में फँसते हैं। और जब आप मैरिज कन्वीनियंस करते हो तो आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं लोग और इल्लीगल है, गवर्नमेंट को पता लग जाएगा, बैन भी लगेगा और जिसने आपको पीआर कराया अगर अगर हो गया ये, तो 3 साल तक वो किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकता या कर सकती और आप किसी को जेनुइनली 5 साल तक स्पॉन्सर नहीं कर सकते। तो आप स्टक हो जाते हो इन चीज़ों में और ये लॉन्ग टर्म नहीं है। ये शॉर्ट टर्म अच्छा लगता है जी, मैंने एक सिस्टम को का लूप होल निकाला और मैंने उसको ब्रीच करके मैंने पीआर ले ली। या आप बहुत प्राउडली अपने दोस्त को बता दोगे मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन वो जब तक सर नहीं चढ़ मतलब हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे। एक केस था 11 साल बाद वो बंदा पकड़ा गया क्योंकि किसी ने उसकी कंप्लेंट कर दी थी उसकी एजुकेशन के डॉक्यूमेंट जेन्युइन नहीं थे। 11 इयर्स? आफ्टर 11 इयर्स उसकी उसकी पीआर रिवोक हुई थी। उसकी गलती ये थी मतलब गलती क्या उसने सिटीजनशिप ली नहीं थी। वो 11 साल से यहाँ पे पीआर पे था। अच्छा। और उसकी पीआर रिवोक कर दी थी बिकॉज़ उनको फाइंड आउट हो गया, उन्होंने इमिग्रेशन ने पकड़ लिया कि ये बंदे ने मिसरिप्रेजेंटेशन की हुई है, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है और उसकी पीआर रिवोक कर दी थी। तो वो उसने लड़ा, कोर्ट गया, नहीं सुनवाई हुई उसकी, रिजेक्शंस आई, एचएनसी लगाया, वो भी नहीं हुआ एंड नाउ ही डज़न्ट हैव ऑप्शन उसके बच्चे यहाँ हैं, सब कुछ यहाँ है, घर लिया हुआ है उसने। अच्छा। तो गलत काम करोगे तो पीआर भी जाती लगेगी, या तो होगी नहीं या जाती लगेगी और सिटीज़नशिप भी ले सकते हैं आपसे। तो ये काम नहीं करने को नहीं, सलाह भी जी, बिल्कुल। सुन लिया आप लोगों ने भी? ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अगर इधर कोई स्टूडेंट्स हैं, वर्क परमिट पे हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, राइट? विज़िटर वीज़ा पे, तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस एक्चुअली मुझे भी आए थे, कॉल्स, डीएम्स एंड ऑल, राइट? सो वो बोल रहे थे कि हम सुपर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं उनका? ओके। जो पीआर है कनाडा में और जो सिटीज़न है कनाडा में, वही सुपर वीज़ा अपने पेरेंट्स का कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट है, वो अपने पेरेंट्स का सुपर वीज़ा नहीं कर सकता। बाकी लोग विज़िटर वीज़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप
आप पीआर हो गए हो, सिटीज़न हो गए हो, तो अपने पेरेंट्स का आप सुपर वीज़ा कर सकते हो। अगर पेरेंट्स आए हैं अंदर विज़िटर पे, तो अगर उनको सुपर वीज़ा में कन्वर्ट करना है, तो उनको कनाडा के अंदर सुपर वीज़ा नहीं अप्लाई होता है। दे हैव टू गो बैक टू देयर होम कंट्री और वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन लगेगी। तो एक बार पेरेंट्स को जाना पड़ेगा सुपर वीज़ा फाइल करने के लिए। अदरवाइज़ अंदर वो विज़िटर पे बैठे रहेंगे, एक्सटेंशन डालेंगे, या एक बार बाहर जाओ, सुपर वीज़ा लगा के फिर आ जाओ। ठीक है जी। सो आपको पता है जसवीत जी, मुझे एक रिसेंटली किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मेरे ऐसे पेरेंट्स या फिर कोई भी विज़िटर वीज़ा पे आया है, तो वो ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ लाइसेंस वग़ैरह ले सकते हैं वो? ओके। जितने भी लोग विजिटर वीज़ा पे कनाडा में आए हैं, वो ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। उनको लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन अगर कमर्शियल अप्लाई करना चाहते हैं, तो अभी नया लेजिस्लेशन पास हुआ, जिसके अंदर वो नहीं ले सकते। बाकी सारे ये रूल्स रेगुलेशंस जो हैं ड्राइविंग से रिलेटेड, ये प्रोविंस टू प्रोविंस भी वेरी करते हैं। लेकिन अभी आप ड्राइविंग लाइसेंस जो आपने पूछा, वो आप ले सकते हो कनाडा के अंदर, एटलीस्ट आपकी एक आईडी बन जाती है। ओके, ठीक है जी। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस इन कनाडा ओके। एज़ अ टूरिस्ट और लाइक विज़िटर, यू नो? सबसे इम्पोर्टेंट तो यही चीज़ है, और ब्लंडर भी लोगों का इसी में होता है, और लोग परेशान भी सबसे ज़्यादा इसमें होते हैं, क्योंकि आप एक नए देश में आए हो, इस यहाँ पे एक्सपेंसिव है बहुत हेल्थ केयर। पीआर और सिटीजन के लिए फ्री होता है। कोई वर्क परमिट पे है, जॉब है उसके पास, उसका वर्क परमिट के बेसिस पे उसका हेल्थ केयर कवर हो गया, गवर्नमेंट ने कर दिया। बाकी अगर कोई स्टूडेंट है, कोई और तो उसको उसके कॉलेज वाले प्राइवेटली इंश्योरेंस करा के देते हैं। आप कोई विजिटर पे आ रहे हो, तो हाईली रिकमेंड करता हूँ कि विजिटर पे अपनी इंश्योरेंस कराओ, चाहे 2 दिन के लिए भी आ रहे हो, तब भी अपनी इंश्योरेंस करा के आओ। सुपर वीज़ा के लिए तो उन्होंने कंपल्सरी कर दिया कि आपको चाहिए। लेकिन अगर विज़िटर पे कोई आपका पेरेंट्स आ रहे हैं, सिबलिंग आ रहा है, फ्रेंड आ रहा है, कोई भी आ रहा है, चाहे 2 दिन के लिए आ रहा है, उसकी आप मेडिकल इंश्योरेंस कराओगे, हेल्थ इंश्योरेंस कराओगे। दैट्स अगर इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है, रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इम्पोर्टेंट है। कल को अच्छा। कुछ हो जाए, आजकल इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है, अगर किसी को कुछ हो जाए, एक्सीडेंट ही हो जाए, मैं नहीं चाहता किसी का हो, लेकिन अगर हो जाए तो क्या? हॉस्पिटल वाले तो इतना-इतना बिल बना देते हैं, $5,000-5,000 तो 1 दिन में बिल बना देंगे। अगर आप 10 दिन रहे तो $50,000 का बिल बना दिया। $50,000 कौन भरेगा? किसी के पास सेविंग ही नहीं होती है, $50,000। तो जो लोग परेशान होते हैं, उसका एग्ज़ाम्पल बेस्ट ये है कि आप सबने देखा होगा, किसी की पेरेंट्स को प्रॉब्लम आ गई है, किसी की भाई-बहन को प्रॉब्लम आई, तो फिर गो फंड करके फंड रेज़िंग करते हैं, क्राउड फंडिंग करते हैं कि अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सिबलिंग के लिए, फ्रेंड के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं कि ये प्रॉब्लम आ गई है, इस बीमारी की वजह से, या ये हार्ट अटैक आया, ये हुआ, हमारे पास कवरेज नहीं थी और हमें ये खर्चा देना पड़ रहा है। और जब भी हेल्थ इंश्योरेंस कराओ, मेडिकल इंश्योरेंस कराओ, मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो इंश्योरेंस कैनेडियन कंपनी से कराओ, क्योंकि इट इज़ ईज़ी टू क्लेम। वो डायरेक्टली हॉस्पिटल डील कर सकता है उस इंश्योरेंस कंपनी के साथ। और जब भी ये कराओ, क्लियरली सच-सच बताओ इंश्योरेंस कंपनी को कि ये प्रॉब्लम्स हमें पहले से हेल्थ इश्यूज़ हैं। चाहे वो इंश्योरेंस आपकी महँगी हो रही है, सस्ती हो रही है, प्लीज़ जेन्युइनली बताओ, ताकि क्लेम में प्रॉब्लम ना आए। और चाहे वो नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस यंगस्टर्स की तो $50-60 में हो जाती है, 1 महीने की, डिपेंडिंग ऑन ड्यूरेशन, आप कितनी देर के लिए आ रहे हो, आपका ट्रैवल का पीरियड क्या है, आपकी एज कितनी है, और आपकी हेल्थ की सिचुएशन कैसी है। आपको प्रॉब्लम्स हैं, नहीं है, उसके बेसिस पे आपको पता लगता है। चाहे $50 की इंश्योरेंस है, 100 की है, 200 की है, 500 की है, प्रेफ़रेंस है, प्लीज़ कराओ। पेरेंट्स की $1000 की भी आ रही है, प्लीज़ कराओ। आप भी करवाओ। ओके, सो देयर इज़ अ बेसिक क्वेश्चन फॉर यू एक्चुअली कि आपको कितना टाइम हो गया इस फील्ड में, लाइक इमिग्रेशन फील्ड में? बिकॉज़ यू साउंड रियली नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेटिव, तो मुझे जानना है कि आपको कितना टाइम हो गया है? ओके। सिमर, मैं इमिग्रेशन का काम 2018 से कर रहा हूँ। मैं 2018 से इस इंडस्ट्री में हूँ। मेरे को बहुत हज़ारों लोगों से मिल चुका हूँ, हज़ार लोगों की कंसल्टेशंस कर चुका हूँ, और काफ़ी, और आज भी सीखते हैं हम। एवरी केस इज़ न्यू। आज भी हमें वैसे मेजॉरिटी चीज़ें हमें पता होती हैं, लेकिन जब एक्सपीरियंस हो जाता है, लेकिन पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, नए-नए लॉज़ आते हैं, नई-नई पॉलिसीज़ आ रही हैं गवर्नमेंट की, नई-नई रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, और केस टू हर एक केस नया होता है, हर एक केस कॉम्प्लिकेटेड, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, तो सीखने को मिलता है। तो एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है? तो जो लोग मेरे को जानते हैं, जो लोग मेरा यूट्यूब फॉलो करते हैं, और उन्होंने मेरा काम देखा हुआ है या कंसल्टेशन लिया, उनको पता है। तो मैं साफ-साफ सलाह देता हूँ। मैं कोई भी लूप होल ऐसे नहीं आपको गाइड करूँगा कि ऐसे कर लो तो आपका ईज़ी काम हो जाएगा। मेरे को कभी-कभी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं लोगों को समझा भी देता हूँ, बच्चों को डाँट भी देता हूँ कि भई सीधे रास्ते रहो, उल्टे काम नहीं करने। तो दैट दैट हेल्प्स अ लॉट, और लोग एप्रिशिएट भी करते हैं कि हमें एटलीस्ट सही रास्ते डाल दिया, डाल दिया। या पहले क्यों नहीं मिले। बहुत सारे कॉम्प्लिमेंट भी मिलते हैं, लेकिन मेरे से गलत काम होता ही नहीं है।
तो मैं तो साफ-साफ बताने में खुश हूँ, क्योंकि आज अगर किसी को सही रास्ते डाल दूँगा, तो मेरे को साल 2 साल बाद थैंक यू बोलेगा, क्योंकि उसकी लाइफ़ ईज़ी हो गई। उसको जो फ्यूचर में स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी होनी थी वो बच गया। एट लीस्ट उसको किसी ने बता दिया कि ये कर ले, इससे तेरा पीआर हो जाएगी, या ये दिस शुड बी योर प्रेफ़रेंस नॉट दिस। करियर प्रेफ़रेंस नहीं होना चाहिए, पीआर प्रेफ़रेंस होनी चाहिए, और किस स्टेज पे क्या प्रेफ़रेंस बदलनी चाहिए। तो बस ये आपको थोड़ा-सा एक्सपीरियंस तजुर्बे से आता है, या जो जो अभी बन रहा नहीं, है, नहीं, नहीं, नॉट एक्चुअली नॉट एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड कि आपसे इतनी-सी बात करके मुझे इतनी नॉलेज मिली एंड आई होप कि जो हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं अभी हमारे व्यूअर्स उनको भी इतनी नॉलेज मिलेगी। अगर इफ़ यू गाइज़ फाइंड दिस इन्फॉर्मेटिव एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी सॉल्व करी है जसवीत जी ने, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड मेक श्योर कि आप कमेंट करें सो दैट हम अगला पॉडकास्ट आपके लिए लेके आएँ। सो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज़।